सभी डिजिलनर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री में आर्किटेक्ट और मैनेजमेंट इन दोनों में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या अंतर होता है, और अगर आप अपने आईटी कैरियर में कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद कंफ्यूजन में है कि मैं आर्किटेक्ट फील्ड को सिलेक्ट करूं या मैं मैनेजमेंट में जाऊं, क्या मैं उसको सही से निभा पाऊंगा और क्या उसके लिए एक्चुअली में डिग्रीज चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या एक्चुअल में रोल निभाना पड़ता है वहाँ पे, तो ये सब के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो मैंने प्रॉपर्ली सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है। आई होप इसमें प्रोवाइड की हुई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आर्किटेक्ट के थ्रू स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसमें आर्किटेक्ट फील्ड में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें क्या क्या रोल्स होते हैं। जैसे टेक्निकल रोल भी कुछ होते हैं, सोल्यूशन भी होते हैं, क्लाउड आर्किटेक्ट भी होते हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट होते हैं, डाटा आर्किटेक्ट होते हैं। तो ये सबका क्या क्या डिफरेंस है और कॉमन चीज़ें क्या होती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट से इन जनरल इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। जैसे कि आप अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए शुरुआत से ही आप ध्यान देते हैं कि उसमें नींव कितनी कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या आइटम्स उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होने चाहिए, उनकी क्या क्वालिटी है। इसी तरीके से जब आप प्रोजेक्ट में भी जब किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो देखिए आप एक तरीके से बेस बना रहे हैं। कोई भी ऐसा डिज़ाइन आर्किटेक्चर में नहीं होना चाहिए कि आने वाले कल में आप उसको चेंजेस कर रहे हैं, उसमें डिज़ाइन में चेंजेस कर रहे हैं। इन केस जनरली ऐसा होता है कि एजाइल को फॉलो करते हुए आप समय के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेस आपका जो कोड डेवलप हुआ उस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए वो मेन डिज़ाइन ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो मोस्टली आप ध्यान दीजिए कि 90% ऑफ द टाइम वो फ्रीज रहता है आर्किटेक्चर डिज़ाइन जब आप शुरुआत से बनाते हैं। इसलिए बहुत टेक केयर रहना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब होता है। क्योंकि आर्किटेक्चर एक तरीके से आप समझ लीजिए जो भी किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए आप दे रहे हैं वो एक तरीके से आपके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए बैकबोन का काम करता है। और यही चीज़ एप्लीकेबल होती है आपके रोल में भी। आप अगर आर्किटेक्ट का रोल निभा रहे हैं अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको करने के लिए, तो आप ये जान के रहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट एक प्ले रोल करने जा रहे हैं, जिसमें आप एक बैकबोन का काम करेंगे। अगर आपने उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन बहुत गलत तरीके से कर दिया है तो ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करना पड़े, प्रोजेक्ट को बंद करना पड़े, जो कि बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपके लिए भी, आपकी जॉब के लिए भी और उस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि वो क्लाइंट को लूज़ करेंगे। तो देखिए मेनली आर्किटेक्चर फील्ड में क्या करना होता है कि जब भी आप रिक्वायरमेंट यूज़र से सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हमेशा करना पड़ता है ताकि आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाएँ। उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेसिस में आपका जो भी बैकग्राउंड हो, बैक साइड में आपने मे बी जावा में काम किया हो, आपने पाइथन में काम किया हो, आपने किसी भी लैंग्वेज में काम किया हो, आपको उसमें ओवरकम नहीं करना है अपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन सोल्यूशन में। कोई भी डिज़ाइन आप अगर बनाएंगे तो देखिए वो हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। मेन कॉन्सेप्ट होगा कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो भी मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेसिस में सोल्यूशन क्या उसके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। मतलब मे बी खाली मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत हो, उसमें आप डेस्कटॉप बना देंगे तो सोल्यूशन गलत है। मे बी वेब एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, जो भी रिक्वायरमेंट की नीड फुलफिल होनी है वो सिर्फ डेस्कटॉप के बेसिस पे उस पर्टिकुलर यूज़र को चाहिए, सिर्फ डैशबोर्ड चाहिए, तो वहाँ पे आप वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए नहीं देना चाहते हैं। ऐसी कई रिक्वायरमेंट होती हैं जिनमें ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आप वेब एप्लीकेशन ही बनाएंगे, हमेशा आप मोबाइल बेस ही बनाएंगे, हमेशा आप डेस्कटॉप सोल्यूशन बेस ही बनाएंगे। उनको फिल्टराइजेशन करना और उसके बेसिस पर टेक्नोलॉजी स्टैक को फाइनल करना आर्किटेक्ट का मेन काम होता है कि क्या टेक्नोलॉजी इसके लिए बेस्ट सूटेबल होगी। उसमें अलग अलग कंपैरिजन करके उनकी जो भी कॉस्टिंग होती है वो आप मैनेजमेंट को दे दीजिए। फिर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने दीजिए कि वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे या मे बी रिसोर्स अवेलेबिलिटी के बेसिस पे क्या उनके लिए बेस्ट फिट और बेस्ट सूटेबल चीज़ होती है, जो वो बिजनेस से डिस्कस करके उसमें सोल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट करना। आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है जो भी बिजनेस की नीड है और जो डेवलपर एक्चुअल में उनकी जो स्किल है उनके बीच में कई बार ब्रिज का काम करना पड़ेगा गैप को फुलफिल करने के लिए, कि जो वो कोड डेवलप कर रहे हैं उसकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग या स्टोरीज़ की रिक्वायरमेंट जो भी आपकी डेवलपमेंट करना जा रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली आपकी करेक्ट है कि नहीं, वो वेरिफिकेशन भी करना। उसके बाद जो कोड डेवलप हो उसका रिव्यू करने का भी आपको काम हो सकता है। ठीक है,
कई बार टेक्निकल रिस्क आइडेंटिफिकेशन आपको एडवांस में करने होंगे, जैसे कभी वर्जन अपग्रेड होने वाला है, कुछ पैचिंग होने वाली है, कुछ सिक्योरिटी का थ्रेट आने वाला है, कुछ परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होने वाला है। आपने सोल्यूशन ध्यान रखना है कि आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो स्पेशली है वो आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा मेन रोल होता है, जिसमें आपकी सिक्योरिटी आ जाती है, परफॉर्मेंस आ जाती है। जो मैंने ये वीडियो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का बनाया है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वो आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आर्किटेक्ट का यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन देने में। देखिए मान लीजिए आपके यूज़र, जैसे गिटहब की बात करें, गिटहब जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो वो क्रैश हो गया था, क्योंकि उनको इतनी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। ऐसे रेडिट था, जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था वो क्रैश हो गया था, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतने ज़्यादा यूज़र आ जाएंगे। और जब आपको एक्सपेक्टेशन हो भी जाती है, उसके बाद अपने सोल्यूशन को कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे स्केलेबिलिटी करते हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है आपकी जो नीड है वो किसी पर्टिकुलर रीजन या कंट्री से ना हो, किसी और रीजन में उसकी ज़्यादा डिमांड हो, तो उसी के बेसिस पे आपको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को फाइंड आउट करना है कि अब मैं कहाँ पे सर्वर सबसे ज़्यादा रखूँ, ताकि वहाँ से वो नीड, उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहे, वहाँ पे तुरंत उसको रिस्पॉन्स वापस जाए। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इवन आपकी आईटी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी भी डिफाइन करने में आपको रोल प्ले करना पड़ सकता है। ठीक है, आप थोड़ा समझते हैं कि देखिए कि क्या क्या चीज़ें एज अ बेस आपको शुरुआत से चाहिए। जैसे 5-6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आर्किटेक्ट बनने की, और उसमें कई आर्किटेक्ट हैं, अभी मैं उन सबके रोल के बारे में बताऊंगा कि उनका क्या क्या रोल होता है। लेकिन डिज़ाइन पैटर्न्स, देखिए डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, दुनिया में बहुत सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन ने फेस करी है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। ऐसी कई प्रॉब्लम जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ने फेस करी, उनका सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डिज़ाइन पैटर्न्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उन सब के लिए, जैसे मान लीजिए आपको लॉगिंग करनी है, लॉगिंग तो हर एप्लीकेशन में होती है, पर उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि कोड में आपको हेल्प करेगा कि इस तरीके से अगर आप डेवलप करते हैं सोल्यूशन, ठीक है, तो वो आपका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है और आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो ऐसे कई 20-21 डिज़ाइन पैटर्न है, हर लैंग्वेजेस पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं आप, वो सर्च कर सकते हैं आप। कॉमन जो होगा वो आपको UML डिज़ाइन में मिल जाएगा, और UML के टूल होते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे समझने, क्योंकि इसमें आप डायग्राम ऐसे बनाएंगे जो इवन कोई अगर टेक्निकल बंदा भी ना हो वो भी समझ सके कि हाँ आप सोल्यूशन कैसे डेवलप करने जा रहे हैं और किस तरीके से आप इसका मतलब डेवलपमेंट करेंगे। तो वो डेवलपर भी समझ पाएगा, आपका बिजनेस यूज़र भी समझ पाएगा। और हर टूल में कैपेबिलिटी होती है कि जिस भी टेक्नोलॉजी स्टैक को आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए जावा को सेलेक्ट किया, C#.NET को सेलेक्ट किया है, तो वो उसमें कोड भी जनरेट कर देता है। वो काफ़ी कुछ आपकी हेल्प कर देता है कोडर्स या डेवलपर्स की, कि आपको सिर्फ बिजनेस जो फंक्शनलिटी है उस पर फोकस करना है, बिजनेस लॉजिक को लिखने में। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, क्लास बनाना, मेथड बनाना, फंक्शन बनाना, मतलब उतना आपको वरी होना नहीं है। वो सारा एंड टू मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो सोल्यूशन उसका APIs के फॉर्म में या UI से DB का कनेक्शन का फॉर्म में जो भी चीज़ें करनी है वो आप UML डायग्राम्स में बना सकते हैं। UML के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आएगा कि क्लास डायग्राम क्या होता है, यूज़ केसेस डायग्राम क्या होते हैं, एक्शन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, ताकि उसको आप जब डिज़ाइन करेंगे किसी टूल में तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा, डेवलपमेंट का काफ़ी टाइम बच जाएगा। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में तो आप कमांड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेजरली चल रही होती हैं, जो सबसे ज़्यादा काफ़ी टाइम से फेमस चल रही होती हैं और बहुत ज़्यादा यूसेज उनका होता है, चाहे वो जावा हो गई, जैसे आजकल पाइथन हो गई, C#.NET हो गई, तो ये ऑलमोस्ट कॉमन लैंग्वेज है। देखिए एक बार आपका बेस आपको स्ट्रॉन्ग हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है, तो आपको बस फंक्शनलिटी समझनी है कि कौन सी लैंग्वेज किस टाइप के आपको एडवांटेजेस देखती है, उसमें क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं, आपको उनको ही समझना है। और जब आपको उनको समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस लैंग्वेज में मैं क्या एडवांटेज ले सकता हूँ, किस लैंग्वेज में आप क्या डिसएडवांटेज ले सकते हैं। ये एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस से आप सिलेक्शन कर पाएंगे कि हाँ कौन सी टेक्नोलॉजी मेरे बिजनेस सोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉपर फिट रहेगी। तो ये आपका और एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं देखिए टेक्निकल सोल्यूशन, क्लाउड, एंटरप्राइज या डाटा आर्किटेक्ट के बारे में। तो डाटा आर्किटेक्ट तो देखिए अभी एक ऑप्शनल मैंने अलग से रख दिया है, लेकिन मेनली 3 फॉर्म आज के टाइम पे होते हैं। टेक्निकल भी आजकल आप इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा सा कहने में आसान रहता है कि लोग समझ जाते हैं अच्छा टेक्निकल फील्ड में आप आर्किटेक्ट हैं। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट ये मेन होते हैं। अभी इनके बारे में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। देखिए टेक्निकल आर्किटेक्ट में तो वही हो गया कि आप टेक्नोलॉजी से किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, तो आपने उसका सोल्यूशन डिज़ाइन किया है कि क्या क्या किस तरीके से उसमें, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप पाइथन की बात करें तो क्या क्या क्लासेस रहेंगी, वो किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगी, UI में क्या फॉर्मेट जेसन का चाहिए जो API आपको रिटर्न करेगा, और जो API है वो डाटाबेस से
कैसे कम्युनिकेट करेगी। डाटाबेस में भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मतलब कितने टेबल्स उसमें होंगे जिसमें वो क्वेरीज चल के वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगी। तो वो सारी चीज़ें टेक्निकल फॉर्म में आप देखते हैं। लेकिन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या है कि मेनली आपके जो सीनियर स्टेक होल्डर्स हैं और जो आपकी डेवलपमेंट टीम है उनके बीच में आपका मेन रोल है। कोई भी रिक्वायरमेंट या प्रॉब्लम है आपकी किसी प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन डिज़ाइन करने का काम एक तरीके से होता है जो कि स्पेसिफिक एक ही किसी टेक्नोलॉजी पे लिमिटेड हो सकता है। मे बी आप जावा में काम कर रहे हो तो आप जावा से रिलेटेड ही सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और पाइथन पे काम कर रहे हो तो पाइथन से रिलेटेड दे सकते हैं। और कई बार सोल्यूशन आर्किटेक्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मल्टी क्लाउड एक तरीके से वहाँ पे सोल्यूशन हो रखा है, तो वहाँ पे क्लाउड आर्किटेक्ट का काम आ जाता है। जो क्लाउड आर्किटेक्ट है, देखिए सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो सकता है एज़्योर में आपका काफ़ी एक्सपर्ट हो, उसकी टेक्नोलॉजी डीप कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, आपकी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उसकी डोमेन नॉलेज बहुत अच्छी हो, वो समझता हो आप लोगों की क्या नीड है और वो समझता हो कि किस तरीके से डेवलपमेंट अभी तक यहाँ पे किए गए हैं, वहाँ पे सोल्यूशन आर्किटेक्ट काम आते हैं। लेकिन जहाँ स्कोप और ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें कई मल्टीपल क्लाउड आ जाते हैं और आपको थोड़ा सा बिजनेस नीड को बड़ा करना पड़ता है, तो वहाँ पे क्लाउड आर्किटेक्ट का मेन रोल होता है। क्योंकि क्लाउड आर्किटेक्ट ये समझता है कि जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे वो सर्विसेज के एडवांटेजेस कैसे हो सकता है, कॉस्टिंग कितनी हो सकती है, वो सारा चीज़ें क्लाउड आर्किटेक्ट का काम करता है। इंटरप्राइज आर्किटेक्ट और ज़्यादा बड़ा रोल हो गया, जहाँ पे आप मे बी CXOs के साथ में काम करेंगे और सोल्यूशन एंड टू एंड डिज़ाइन करेंगे। उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी रिस्ट्रक्चर अगर करना पड़े तो वो सब काम भी आपको एंटरप्राइज आर्किटेक्ट को करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कई मल्टीपल बिजनेसेस होंगे, वो शुरुआत से लेकर एंड तक किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, वो पूरा ओवरऑल सोल्यूशन सब एंटरप्राइज आर्किटेक्ट बनाता है। तो सबसे बड़ा एक तरीके से अगर आर्किटेक्ट में कहेंगे तो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट ही रोल होता है, ठीक है। डाटा आर्किटेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे डाटाबेस साइड में आप एकदम से फोकस करना चाहते हैं कि बिग डाटा यूज़ करना है, नो SQL टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, RDBMS यूज़ करना है, तो ओरेकल यूज़ करना है कि पोस्टग्रे यूज़ करना है, और डाटा वेयर हाउसिंग का भी काम करना है, या कुछ एनालिसिस में डैशबोर्ड अगर जनरेट करने हैं, ठीक है। तो वो सारे काम डाटा आर्किटेक्ट भी करता है। पर मेनली अगर आप देखेंगे मार्केट में तो सोल्यूशन क्लाउड और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट का मेन काम होता है, जो आपको सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं अपने बिजनेस के लिए, और वो स्कोप बढ़ता जाता है सोल्यूशन से लेके एंटरप्राइज तक, जो कि एक लिमिटेड प्रोडक्ट से लेके मल्टी क्लाउड लेके इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और फिर पूरे ओवरऑल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो देखिए बीटेक जो किए होते हैं, एमटेक MCA डिग्री जो किए होते हैं वो प्रेफर्ड होते हैं, पर एक्सपीरियंस जरूरी है। 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ पे एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनको ये समझ में आए कि हाँ आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस को अच्छे से समझ सकते हैं, क्लाउड को अच्छे से समझ सकते हैं, जो भी फॉलो चीज़ें होती हैं आजकल CI/CD जेनकिंस वगैरह सब कुछ, या डॉकर कुबरनेट्स वगैरह जो भी यूज़ करते हैं आप, शुरुआत से लेकर एंड तक कैसे डिप्लॉय होता है सोल्यूशन, वो सब चीज़ें आपको समझ में आती है, आपने कराया है वो सब काम, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास ऐसी डिग्री नहीं है, ऐसी डिग्री होने के बाद भी आपको अगर चांस नहीं मिल रहा है, या इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपको चांस नहीं मिल रहा, आपका बहुत इंटरेस्ट है करने में, तो देखिए सर्टिफिकेशन होते हैं, आप सर्टिफिकेशन को क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे सर्टिफिकेशन होते हैं, तो उन सर्टिफिकेशन क्रैक करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में दिखाइए और डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप एज़्योर क्लाउड में काम करना चाहते हो तो आप एज़्योर के सर्टिफिकेशन निकाल सकते हैं आर्किटेक्ट लेवल पे, AWS के आर्किटेक्ट के सोल्यूशन के आप सर्टिफिकेशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप मतलब गूगल के क्लाउड का आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन निकाल सकते हैं। और एक होता है TOGAF, एक्चुअली मैं यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये देखिए, तो ये होता है एक TOGAF जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये भी किसी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के लिए बेस्ट सुटेबल सर्टिफिकेशन है, जिसको अगर आप दिखा देते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ बड़े लेवल में लार्ज स्केल एंटरप्राइज का भी आर्किटेक्चर बनाना है, क्योंकि इसमें कई प्रोसेसेस और वेज और मेथड्स दिए हुए हैं जिनको फॉलो करके आप बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट फील्ड से रिलेटेड। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। अब थोड़ा समझते हैं मैनेजमेंट को, कि भाई मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं। मतलब मैं आपको सच बताऊं कि आर्किटेक्ट में तो आप फिर भी कई बार मेहनत करके, उसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें आपको काम करने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद आप किसी न किसी एक लेवल पे आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कंफर्ट आ सकता है कि हाँ ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस आ सकता है, सॉरी कंफर्ट लेवल सही नहीं होगा कहना, कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हाँ मैं इसको कंटिन्यूएशन करता जाऊँगा, मैं जितना ज़्यादा स्टडी करूँगा, जितना ज़्यादा मैं काम करूँगा, मैं उतना ज़्यादा ही और मैच्योर और परफेक्ट बनता चला जाऊँगा, और एक ऐसी स्टेज होगी जहाँ पे आप एकदम परफेक्ट भी बन सकते हैं। लेकिन मैं मैनेजमेंट सच बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ,
हर दिन आपके पास ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसमें कई बार मतलब टेक्नोलॉजी में तो देखिए आप कुछ ना किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो कर ही ले जाएंगे ना। डेवलपर के थ्रू आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन बिल्ड कर ले जाएंगे, कुछ डिज़ाइन चेंज कर देंगे, कुछ नया चीज़ ले आएंगे, मतलब सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैनेजमेंट में कई बार ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं मतलब जहाँ आपके पास कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है। और स्पेशली आप मान लीजिए पीपल मैनेजमेंट एक इतना बड़ा चैलेंज होता है मैनेजमेंट में, कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब कई बार सिनेरियोज और सिचुएशन इतने ज़्यादा टफ बन जाते हैं मैनेजमेंट में जिसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लीजिए उसके बाद भी आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे कि हाँ मैं मतलब हाँ अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है कि कितना एक्सपीरियंस होगा तो मैं मैनेज तो कर ले जाऊँगा। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है जिसमें सोल्यूशन कई बार मिलता नहीं है। तो मतलब मेरे हिसाब से मैनेजमेंट की फील्ड काफ़ी मतलब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होती है और क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। देखिए एक तरीके से अगर मैं रोल्स की बात करूँ तो प्रोजेक्ट मैनेजर आप लोगों ने बहुत सुना होता है। आजकल प्रोजेक्ट का टर्म ये एक्चुअल में ख़त्म हो गया है क्योंकि जब से एजाइल आया है हम प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर या मे बी डिलीवरी मैनेजर इन सब लोगों के बारे में बात करते हैं। इवन कई बार कई जगह डेवऑप्स मैनेजर भी कह देते हैं, कई बार कई जगह इंजीनियर मैनेजर भी कहते हैं। इंजीनियर मैनेजर का मतलब ये था इससे आप स्टार्टिंग करते हैं इंजीनियर की फील्ड से ही, फिर वही मैंने बोला कि जब आपको कुछ समय के बाद आर्किटेक्ट या मैनेजमेंट के रोल में जाना है तो सबसे पहला रोल आपको मैनेजमेंट फील्ड में अगर जाना है तो इंजीनियर मैनेजर का दिया जाएगा। उसके बाद आप सीनियर मैनेजर या जो भी है वीपी वगैरह उन सब की फील्ड में जा सकते हैं। देखिए मैनेजमेंट ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप कल को सोचते हैं कि मैं सीईओ बनना चाहता हूँ या मतलब उस फील्ड में जाना चाहते हैं, सीएक्सओ किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनना चाहते हैं, वीपी बनना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है। और मैनेजमेंट में देखिए मोस्टली ये हमेशा प्रेफर होता है कि अगर आपने एमबीए किया हो तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। पर इन केस अगर आपने एमबीए नहीं किया है तो आपको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ऐसा मैनेजमेंट का रोल अगर मान लीजिए शुरुआत में आपको अपॉर्चुनिटी कभी मिल गई और आपने किया है तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें करके भी सीख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको प्रूव करना है कि नहीं मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज है तो जैसे आप आर्किटेक्ट में सर्टिफिकेशन कर रहे थे वैसे मैनेजमेंट फील्ड में भी सर्टिफिकेशन काफ़ी होते हैं। लेकिन पीएमपी और प्रिंस ये दोनों काफ़ी फेमस है। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि मुझे मैनेजमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या काम मेनली आपको काम करने पड़ते हैं। ठीक है। और स्किल क्या चाहिए होती है, देखिए वो तो आप समझ ही सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल एंड पीपल मैनेजमेंट, ये सारी स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो धीरे धीरे समय के साथ आपको समझ में आती है। क्योंकि पीपल्स के इमोशन को समझना, ठीक है, कब कई बार ऐसे लोगों से भी कांटेक्ट आपका हो सकता है जो सामने से आपको अच्छा अच्छा बोले, सब काम करें और एंड टाइम पे वो गायब हो जाए। उनके मन में क्या चल रहा है वो सब चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि काम आपको कराना है लोगों से। ठीक है। आप उतने अच्छे मैनेजर तभी बनेंगे जब आपकी टीम खुश रहेगी और वो टीम की एस्पिरेशन को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जो कि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं हो सकती। कई बार कुछ लोगों के चैलेंजेस होते हैं फैमिली में भी और कुछ पर्सनल भी ओवरकम आ सकते हो, तो आपको एज ए लीडर भी काम करना है, आपको एज अ फ्रेंड भी काम करना है। ठीक है। और एक गैप भी बिटवीन बना के रखना है कि कोई भी जूनियर जो आपका है या आपके साथ टीम मेंबर काम कर रहा है वो लोगों को कई बार मैनेजर एक एकदम से अलग लेवल पे लगता है कि यार वो तो एकदम ही अलग चीज़ है, उनसे क्या मैं बात करूं। पर आपको हमेशा इमोशनल टच बना के रखना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे मैनेजमेंट में। मेनली यहाँ पे देखिए आपको बजट का काम करना है, आपको डिफाइन करना है कि मुझे एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगेगी इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन करने में, रिसोर्सेज काउंट क्या होंगे, आर्किटेक्चर ने जो टेक्नोलॉजी स्टैक किया उसके भी ऊपर भी आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। डिसीजन आपको बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे। जो भी स्ट्रैटेजी डिफाइन हुई है इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, स्टेटस आपको डेली बेसिस पे लेते रहना पड़ेगा ताकि आप मैनेजमेंट को पूरी पिक्चर दे पाएँ कि हाँ जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं इसमें जो भी हम रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जो भी प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे हम उसको अचीव कर सकेंगे विद इन द टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जब तक सोल्यूशन बिल्ड होकर डिप्लॉय हो रहा है तब तक मार्केट की नीड ही चेंज हो चुकी है। तो मार्केट में इनोवेशंस कितने हो रहे हैं, मार्केट की नीड क्या है, आपके बिजनेस कंपटीटर क्या है, उनको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। क्या आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, क्या आपको कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है। ये सारी भी चीज़ें आपको करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है और रिस्क भी फैक्टर लेके चलना है कि कई बार कोई ऐसा रिस्क मेजर ना हो जो कि आपके प्रोजेक्ट को बंद करने के कगार पर रखे है, जो आपके कस्टमर या क्लाइंट को लूज़ करने के उसमें रख सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखिए कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई जिसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है हाई और वो गलती से किसी ने कर दिया, या कई बार किसी ने अनजाने में आपके जो टीम मेंबर हैं उसने कुछ ऐसी गलती कर दी और आपको वहाँ डिफेंड करना अपना ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कि वो प्रोजेक्ट में ना लॉस हो और वो एसोसिएट का भी ज़्यादा नुकसान ना हो, क्लाइंट का भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ऐसी कई बार सिचुएशंस बनती हैं इतनी टफ जो आपको समय के साथ ही ये चीज़ें सीखनी पड़ सकती हैं और समय के साथ ही आ सकती हैं। और यही एक वजह है कि मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है और इस जॉब को समझना बहुत मुश्किल
डिफ़िकल्ट है। कई बार बहुत लोग इसको मतलब ये कहते हैं कि मैनेजमेंट तो कुछ समझता नहीं है, लेकिन डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता है और आसान ना होने के बावजूद भी क्विकली डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो समय के साथ आपको सिखाएंगे। इसमें मेंटर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, अगर आप किसी सीनियर मैनेजमेंट के साथ में आपको कोई मेंटर मिल सकता है तो हमेशा उसके साथ टच में बने रहें, ताकि आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो आने वाले कल में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर और डिलीवरी मैनेजर के डिफरेंस में। देखिए प्रोडक्ट मैनेजर, देखिए जैसे प्रोजेक्ट होता था, पहले प्रोजेक्ट को समझते हैं क्या होता है। प्रोजेक्ट हमेशा एक टेम्परेरी चीज़ के लिए होता है। ठीक है, आप किसी टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए कोई चीज़ का सोल्यूशन करते थे तो उसको प्रोजेक्ट कहते थे, जिसको आजकल हम लोग प्रोग्राम कहने लग गए हैं। मतलब अगर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में आप MVP सोल्यूशन वगैरह देंगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब जिसमें आपकी बेसिक नीड, जैसे ओला का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ओला का मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को समझने के लिए देखिए उन्होंने क्या किया था, एक सिंपल सा ऐप या सिंपल वेबसाइट लॉन्च करी जिसमें लोकेशन वाइज वहाँ के जो ऑपरेटर थे, जो कैब प्रोवाइड करते थे, उनके नंबर्स आते थे। मैप वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है, जो आप रेटिंग वगैरह देते हो ये सब कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका बिजनेस चलने लग गया उससे। तो इसको कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, क्योंकि आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके कैब को मंगा सकते हो। तो ये एक तरीके से एग्जांपल हुआ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का। जिसको जब लॉन्च करते हैं तो उसको एज अ प्रोग्राम लेते हैं और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करते जाते हैं। ठीक है, और इसको जब एक बार लॉन्च हो जाता है चीज़ और उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूसेज होने लग जाता है और जाता है, और कुछ इंक्रीमेंट के बाद हमें लगता है कि नहीं हमारा ये परफेक्ट प्रोडक्ट हो गया, अब एज एन एनहेंसमेंट हम कई चीज़ें कर सकते हैं, तो वहाँ पे इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो इसको स्टार्ट करता है स्टार्टिंग से, उसको प्रोग्राम मैनेजर कहेंगे। वो हैंड ओवर करेगा जब ये प्रोडक्ट की तरह ट्रीट होने लग जाएगा कि हम इसको एज एन प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट मैनेजर कहलाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मैनेजर फर्दर जितने भी एनहेंसमेंट होंगे एजाइल के बेसिस वो सारी चीज़ें करता चला जाएगा। बात करेंगे डिलीवरी मैनेजर की, तो यहाँ प्रोडक्ट मैनेजर के का भी रोल कई बार डिलीवरी मैनेजर जैसा होता है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप डेवऑप्स को फॉलो करते हैं, पाइपलाइन वगैरह को फॉलो करके आप उसके डिप्लॉयमेंट डॉकर वगैरह की जो भी इमेजेस होती है प्रोडक्शन वगैरह एनवायरनमेंट में कराते हैं, वो टाइमलाइन वगैरह देते हैं। कई बार डिलीवरी मैनेजर अलग होते हैं, क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं तो वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, पीपल मैनेजमेंट से रिलेटेड लेके, रिसोर्सेज मैनेजमेंट से लेके, क्लाइंट से कम्युनिकेशन लेके। हालांकि क्लाइंट से कम्युनिकेशन के बीच में भी एक क्लाइंट पार्टनर होता है, पर फिर भी मतलब डिलीवरी मैनेजर का पूरा काम हो जाएगा जो आपके डेवऑप्स को फॉलो करना है, किस तरीके से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सोल्यूशन को विद इन टाइमलाइन उसको डिप्लॉय कराना है, वो सारी चीज़ें टेक केयर करने वाला काम डिलीवरी मैनेजर का हो जाता है। तो ये एक तरीके से मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम हो गए जो एज ऑन टुडे प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर या डिलीवरी मैनेजर पे फॉलो होते हैं। तो ये आई होप कि थोड़ा बहुत आपको आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका वेटेज को समझने में आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया है। इन केस अगर आप किसी गलत फील्ड में भी चले जाते हो और आपको समझ में आता है कि मेरा इंटरेस्ट तो किसी और चीज़ में था, तो आप सर्टिफिकेशन वगैरह करके उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप देखिए ये इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन आपको क्लियर और डिटेल इन्फॉर्मेशन देने मैं चाहता था। तो ये आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, यू कैन मेल मी एनी टाइम, आई वुड लव टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच।